शिक्षा नीति क्या है, उसको आंकड़े के आधार पर बहुत विस्तार के साथ विदुषी वक्ताओं ने रखा। बहुत ही पूरे विस्तार के साथ उसका स्वरूप रखा कि वो है कैसा। उस पर क्रिटिसिज्म भी अपना रखा कि उसमें उस नीति के क्रियान्वयन में क्या क्या कठिनाइयाँ संभव हैं। अभी मैडम इंदु खंडूरी जी के पैराडॉक्स का उल्लेख दो वक्ताओं ने किया। इसके पहले प्रोफेसर पीएन मंडल साहब शिक्षा को सद्गुण के विकास का माध्यम कह करके बहुत अच्छा दार्शनिक मोड़ दिए उसको। और मंडल साहब के पहले प्रोफेसर झा ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की थी कि मानव संसाधन के बजाय इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया, ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी, इसलिए कुछ दार्शनिक दृष्टि इस पर डालने की कोशिश करूंगा। पूर्व में एक वक्ता ने, शायद मैडम गीता जी ने, ये कहा था कि जब हम साहित्य में भी, इतिहास में भी, दर्शन में भी मूल्य की शिक्षा दे ही रहे हैं तो अलग से मूल्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता क्या है। कुछ दिनों पहले पटना से प्रकाशित एक अखबार का फोटो शेयर किया था श्यामल किशोर जी ने, और शायद प्रोफेसर एनपी तिवारी साहब का लेक्चर था। उसकी हेडिंग दी गई थी कि मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है। और उस व्हाट्सएप पर मैंने ये कमेंट लिखा था कि पाठ्यक्रम में नहीं बल्कि कार्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता है उसे। तो जिस मूल्य शिक्षा को हम केवल विद्यालय तक, केवल क्लासरूम तक रखने की बात सोच रहे हैं, वह सोच ठीक नहीं है। हमारी शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि वे मूल्य हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें, हमारे जीवन में सम्मिलित हो सकें, तभी मूल्य शिक्षा का कोई अर्थ है। मैं यूं ही बैठे बैठे एक दिन विचार कर रहा था कि क्या बहुत आदर्श शिक्षा के स्वरूप की जो संकल्पना हम सभी लोग करते हैं, उस आदर्श शिक्षा के लिए हमारा समाज तैयार है, शिक्षार्थी के गार्जियंस तैयार हैं, शिक्षार्थी तैयार हैं, अथवा क्या इस योग्य शिक्षक हैं जिनसे हम ये अपेक्षा कर सकें कि वो हमारे कार्यक्रम में मूल्यों को सम्मिलित कर सकेंगे। वास्तव में आदर्श शिक्षा तो वही है जो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न कर सके। आज सुबह की पाली में मैं एक बहुत सुंदर व्याख्यान सुन रहा था शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि पर, स्वामी भद्रेश दास जी को। अगर विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा है किसी शिक्षा से, तो इसका अर्थ हुआ कि वो शिक्षा फलवती नहीं है। और विवेक का अर्थ है उचित अनुचित का विवेक, सत असत का विवेक। अगर उचित और अनुचित का विवेक कोई शिक्षा उत्पन्न नहीं कर पा रही है तो वह शिक्षा निरर्थक है, क्योंकि वह अपना प्रयोजन पूरा नहीं कर पा रही है। नीति निर्माण हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी झा साहब ने कहा कि ये कोई फाइनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, अभी तो ये एक तरह का प्रपोजल है जिसमें बहुत से संशोधन, परिवर्तन, बहस होना संभव है। लेकिन जो भी शिक्षा नीति फाइनल रूप में उभर कर सामने आए,
उस शिक्षा नीति में इन बिंदुओं का विचार अवश्य करना चाहिए कि हम अपने समाज को तैयार करें उस आदर्श शिक्षा के लिए। हम माता पिता को तैयार करें जो अपने बच्चे को आदर्श शिक्षा देने के इच्छुक हैं, और हम ऐसे आदर्श शिक्षकों की नियुक्ति करें। मैं किसी बात पर कमेंट किए बिना यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना जो अनुभव है, उसमें न माता पिता इसके लिए तैयार हैं, न शिक्षार्थी, और न इस योग्य शिक्षक ही दिखाई पड़ते हैं, थोड़े अपवादों को छोड़ करके। तो वास्तव में पूरा पूरा एक समाज के जागरण की आवश्यकता है। अभी मंडल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को निगाह में रख करके ही हमें कोई कार्यक्रम बनाना होगा। क्योंकि मैंने एक दिन यह और इसका प्रयोग एक दिन और किया था। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रिंसिपल, पॉलिसी और प्रोग्राम, इसको 3P फार्मूला कहते थे। इन प्रिंसिपल हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा हो। हमने उस अच्छी शिक्षा के लिए एक पॉलिसी का निर्माण किया, लेकिन उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए जिन प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, उन कार्यक्रमों में हमें पूरी स्पष्टता, ईमानदारी और निष्पक्षता रखनी होगी। अन्यथा अच्छी से अच्छी पॉलिसी भी फेल कर जाती है। मुझे स्मरण है 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति आई थी। इसमें त्रिभाषा फार्मूला चला था। जितनी असुविधा गीता जी इस बात को लेकर के बता रही थी कि भाषा के स्तर पर बहुत असुविधा होगी, लेकिन उन वर्षों में मेरे घर के बच्चे स्कूल एजुकेशन के दौर में थे। तो मैंने ये अनुभव किया कि मेरे घर के 2-3 बच्चे ऐसे निकले जिनको एक साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है आज भी। उन्होंने कन्नड़ लिया और वो कन्नड़ पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो दर्जा 6, 7, 8 में कन्नड़ भाषा लेकर के उन्होंने पढ़ा, और उनमें से मेरी एक बेटी जब IAS में सेलेक्ट हुई और उन लोगों का ऑल इंडिया टूर जब चल रहा था, तो उसने कर्नाटका से मुझे फ़ोन करके ये बताया कि पापा, मुझे असुविधा उतनी नहीं हो रही जितनी और लोगों को हो रही है, क्योंकि कन्नड़ भाषा में लिखे हुए शब्दों को मैं पढ़ ले रही हूँ। तो भाषा तो हमेशा एक उपकरण के रूप में हमारे साथ जुड़ती है। जितनी ज़्यादा भाषाएं हम सीख सकें उतना अच्छा है, उतने समृद्ध हम होंगे। और इस दृष्टि से अनेक भाषाओं का विकास हो, इसका प्रयास होना चाहिए। अब यह है कि वो त्रिभाषा फार्मूला धीरे धीरे लुप्त हो गया। बहुत थोड़ी जगहों पर वो लागू भी हो सका था। आज जो हम भाषा को लेकर के पॉलिसी बना रहे हैं, जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित है, उसके क्रियान्वयन में पूरी सावधानी रखनी होगी। और आरंभ में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षित हो करके हायर एजुकेशन तक पहुंचने में जितनी कठिनाई मैडम गीता दुबे बता रही थी, उतनी कठिनाई नहीं होती है। मैं अपनी तरह के अनेक लोगों का उदाहरण दे सकता हूं, जिन्होंने गांव के विद्यालय से, प्राइमरी स्कूल से अपनी पढ़ाई लिखाई ऑलमोस्ट लोकल लैंग्वेज में शुरू की थी। उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर और रिसर्च के लेवल पर अंग्रेजी भाषा में कुछ समझने और कहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्रमशः हमारी समझने की शक्ति भी बढ़ती है, क्रमशः हमारी विश्लेषण करने की शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन आरंभ अगर मातृभाषा में हो तो उससे
उस शिशु को, बालक को, बालिका को ग्रहण करने में आसानी होगी। तो मुझे दो ही बातें केवल कहनी हैं कि अभी इस शिक्षा नीति की खुले मंच से ढोल बजाकर प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उतने अंतर्विरोधों से परेशान होने की ज़रूरत है जितने हमारी समझ में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, सावधानी पूर्वक हम उस क्रियान्वयन को अधिक से अधिक सुसंगत बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको उसके लिए अपने अपने स्तर से और समाज के स्तर से उनको हम इस बात के लिए प्रेरित करें, उनकी रुचि इस बात में जगे कि वो कार्यक्रम ठीक से लागू हो जो हम पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकार करेंगे। समय की बड़ी गरीबी है और ऐसा कुछ बहुत हमारे पास है भी नहीं जो कहे बिना हमसे रहा न जा रहा हो। इसलिए मैं समस्त आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हुए और सभी उपस्थित बंधुओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।